हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कि जो रूट्स के थ्रू प्लांट के अंदर कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और इसके लिए ये दो प्रोसेस के थ्रू होता है, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। पैसिव जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, उसमें कहीं पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो नीड ऑफ एनर्जी। और एक फोर्स काम करता है, एक बल काम करता है, वो होता है वाष्पोत्सर्जन बल यानी ट्रांसपीरेशनल फोर्स। इसमें आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी कि रूट्स जो होती हैं उनके थ्रू होता है, बट नॉट दे डू नॉट प्ले एनी रोल। मतलब रूट्स जो होते हैं वो किसी भी तरीके, एक पाइप जैसी, मतलब एक पाइप के थ्रू, जैसे एक पाइप में से पानी होके जा रहा है, वैसे ही रूट जो है वो एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करती है। रूट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि पानी ऊपर जाता कैसे, रूट से ग्रेविटी के अगेंस्ट जो होता है वो पानी ऊपर की तरफ कैसे जाता है। तो उसका एक ही तरीका है कि एक फोर्स काम करता है, एंड वो फोर्स जो होता है वो ट्रांसपीरेशनल फोर्स कहलाता है। उसके थ्रू जो होता है वो वाटर ऊपर की तरफ जो है लीव्स में जाता है। ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है पानी का, ये मोस्ट कॉमन और रैपिड मेथड है, यानी मैक्सिमम जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव प्रोसेस के थ्रू ही होता है। यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक दो टर्म है विच इज नोन एज, एक तो होता है एपोप्लास्ट और एक होता है सिम्प्लास्ट। यानी इन दो के थ्रू जो होता है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है पैसिव के पाथ जो है उसके थ्रू। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये रूट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये लीफ है, और लीफ में आपको पता है स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा जो होते हैं उनके अंदर ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर। तो जब ट्रांसपीरेशन यानी ऊपर से पानी लगातार वाटर वेपर की फॉर्म में पानी जो है वो निकल रहा है, तो यहाँ पे सपोज ये स्टोमेटा है, यहाँ की गार्ड सेल्स के अंदर ऐसा हुआ, तो जो एडजॉइनिंग सेल है यानी जो पास वाली सेल्स है उसके अंदर यहाँ पे क्या डीपीडी डेवलप हो जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि डीपीडी का हाई हो जाना, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है जब हाई हो जाता है तो पानी जो होता है वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये आप देख रहे हो कि जब यहाँ से पानी निकलेगा तो डेफिनेटली डीपीडी जो होता है इसके अंदर हाई हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाएगा। दो सेल्स के अंदर डिफ्यूजन प्रेशर यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा होंगे, यहाँ पे कम होंगे, तो यहाँ से पानी इधर आएगा। तो लगातार इस तरह से पानी का नीचे से ऊपर यानी डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी जो है वो लगातार ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब होता रहता है। दो चीजें हैं यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर। एक तो होता है कि जो सेल्स हैं, सपोज ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो सेल के बीच का जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो एपोप्लास्ट कहलाता है। तो पानी का एब्जॉर्प्शन एक तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस के थ्रू आता है जिसमें ये स्पेस होता है, और बगल वाली जो सेल्स होती है उनकी सेल वॉल। आप कहोगे कि एपोप्लास्ट किससे बना है, तो वो एक स्पेस जो कि सराउंडेड होता है बाय द सेल वॉल। ये जो सेल वॉल किसकी है, ये बिल्कुल आसपास वाली सेल्स के अंदर। सेकेंड जो प्रोसेस होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो विद इन द सेल भी होता है, यानी अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे सिम्प्लास्ट कहलाएगा। तो जो एब्जॉर्प्शन होगा पैसिव का, जहां पर की फोर्स से काम किया जाएगा, धक्का दिया जाएगा, एंड दैट जो प्रेशर है दैट इज द ट्रांसपीरेशनल प्रोसेस, और वो दो तरीके से होगा, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, विद इन द सेल एंड अमंग द सेल। ये जो सेल के बीच में जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। नाउ द सेकेंड प्रोसेस होता है दैट इज द एक्टिव प्रेस, जो एब्जॉर्प्शन होता है हमने पढ़ा पैसिव, सेकेंड है एक्टिव। एक्टिव के अंदर रूट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जबकि मैंने आपसे कहा था पैसिव में सिर्फ वो एक पाथ प्रोवाइड करती है, वो खुद जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। और जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का, वो स्टीफन हेल्स ने बताया था कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव के लिए चूंकि एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये हमेशा फेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता है, और जनरली जो होता है वो इसका जो मूवमेंट होता है वाटर का वो ड्यूरिंग नाइट और अर्ली मॉर्निंग होता है, जबकि सनलाइट ज्यादा नहीं हो। तो प्लांट को, कोई प्लांट जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में नहीं है, इसका मतलब वो फेवरेबल कंडीशन में है। तो ये आपको लर्न करना है कि नाइट के अंदर एंड अर्ली मॉर्निंग में वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव होता है, और ये जितने भी
मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होते हैं। मेटाबॉलिक इनहिबिटर सपोज, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिलेगी। तो अगर रेस्पिरेशन को रोक दिया जाए, इनहिबिटर मतलब उनको रोकने वाला, रेस्पिरेशन प्रोसेस को रोकेगा, तो क्या एक्टिव एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ेगा? तो हाँ पड़ेगा, यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो रुकेगा। और ये अगर हम देखें ओवरऑल देखें कि वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कितना परसेंट एक्टिव के थ्रू होता है, तो वो 4% ही है। यानी मैक्सिमम जो अमाउंट वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हमारा पैसिव प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो कि हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो रूट प्रेशर, यानी यहाँ पे एक प्रेशर काम करेगा विच इज नोन एज रूट प्रेशर एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ए एक्सुडेशन प्रेशर। और ये जाइलम सैप के ऊपर काम करता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेस्पिरेशन, जो भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का अमाउंट है, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ स्ट्रेस है और कुछ रेस्पिरेशन इनहिबिटर्स होते हैं, तो ये जो है दे ऑल्सो अफेक्ट द रूट प्रेशर। तो जहां रूट प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, वहीं पर जो है वो एब्जॉर्प्शन, जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लिविंग रूट्स जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती है, यानी आपको लिविंग सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी दो तरीके का होता है, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है वो बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सपोज ये सॉइल है और इस सॉइल के अंदर ये कैपिलरी वाटर है, तो ये वाली सेल है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी ये सेल है, ये क्या है? रूट हेयर है, और रूट हेयर का ये सेल सैप है। तो रूट हेयर के अंदर डीपीडी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वाटर जो है वो एंडोऑस्मोसिस के थ्रू अंदर की तरफ जाएगा। जब ये दोनों ज्यादा हो जाते हैं तो वाटर को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने मतलब बाहर से पानी तरफ आएगा एंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, पहले के मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में ये मेंशन्ड है। तो वाटर अंदर आएगा और ऐसे ही ये कॉर्टिकल सेल है, एंडोडर्मिस सेल है, इनके थ्रू जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएगा। नॉन ऑस्मोटिक जो होता है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो होता है, इस नॉन ऑस्मोटिक जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है उसमें ये है कि यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे वाटर कम है, यानी बाहर सॉइल के अंदर वाटर कम है, यहाँ वाटर ज्यादा है, लेकिन आपको एब्जॉर्प्शन करना है तो आप डेफिनेटली एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे क्या है? डीपीडी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है, किसके अंदर? नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो होता है वो सॉइल का ज्यादा हो जाएगा, यानी डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर जहां ज्यादा होता है वहां पानी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ है, वो सॉइल के अंदर है, लेकिन फिर भी पानी को क्या करना है? अंदर ही जाना है। देन यानी कि वो जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट ये काम करेगा और यहाँ पे जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि हमारे जो सॉइल है उसके अंदर ग्रेविटेशनल वाटर भी प्रेजेंट होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी प्रेजेंट होगा, क्रिस्टलाइन और केमिकली कंबाइंड वाटर भी अवेलेबल होता है, जो कि जनरली प्रेजेंट होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। लेकिन आपको एक लाइन याद रखनी है कि विच वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स, तो ओनली कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट। कैपिलरी वाटर का ही प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी वाटर का, ये जो मैंने टाइप बताए हैं, इनका वो यूज नहीं कर सकता है। तो मेजर सोर्स ऑफ वाटर है फॉर द प्लांट्स है। फील्ड कैपेसिटी एक टर्म है। फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल। जो सॉइल मिट्टी है, मिट्टी के लिए हम बात करते हैं कि मिट्टी के अंदर कितनी जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करने की या रिटेन मतलब उसको धारण करने की उसके अंदर क्षमता होती है। अगर हम एक रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको पता है रूट में ये मैचुरेशन होता है ना, और ये वाला जो है जो आपको दिख रहे हैं हेयर लाइक, दीज आर रूट हेयर। रूट कभी वाटर को एब्जॉर्व नहीं करती है, रूट हेयर्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं। और आपको पता है जो
हमारे ऑर्किड्स होते हैं, जो उनकी जो सीड्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी रूट के अंदर रूट हेयर नहीं होते, इसलिए वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते हैं। इन दैट कंडीशन जो है उन्हें एक्टोमाइकोराइजा यानी कि फंगल जो है उसका एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसका मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ से होता है, दैट इज द रूट हेयर। ये आप देख ही रहे हो, एक सिंगल रूट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म जो पेरिफेरी यानी परिधि की तरफ होगा, और न्यूक्लियस भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये जो पोर्शन है रूट हेयर जो कि सॉइल के कांटेक्ट में है, ये काफी सफिस्टिकेटेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन।